हेलो गाइस, माई सेल्फ मयूर सागर। वेलकम टू एक्सेलेंसी आईएएस। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ क्लासों में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी पढ़े हैं, सच एज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। मैं हमेशा बोलता हूं कि दिस टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, इट इज वेरी पोटेंशियल, वेरी इंस्ट्रूमेंटल, प्रोवाइडेड यू नो द आर्ट कि किस तरह से जो चीजें सीखें आप, इट शुड बी अप्लाइड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो क्यों ना एक रिवीजन क्लास किया जाए जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। सो आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि इन पॉलिटी और वट एवर द जीएस पेपर यू प्रिपेयर, वहां पर बेसिक्स पे आप फोकस करें, लर्न द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई योर द माइंड टू सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज दैट एग्जाम एक्चुअली टेस्ट द लेवल ऑफ स्किल। ओके, एंड दिस the objective, one of the objective of this very program, that is Indian Polity by M. Lakshmikant, that is in 75 hours classroom program, is also to develop that skill, okay, to art to solve the questions. So one thing is that you know the things, and second thing that how you apply those knowledges to get acquainted to solve with the questions. So without getting delayed too much, let's get start with the today's class. Okay. सो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। सो डू नॉट बी बोदर, डू नॉट बी पैनिक, ओनली बी रिक्वायर्ड इज दैट यू बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी साउंड विथ योर द नॉलेज एंड विद द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी that how you apply the knowledge and what level of question they basically ask. Okay, who is the custodian of the constitutions of India? Custodian किसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया का, भारत के संविधान का कस्टोडियन? फर्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई इंटेलिजेंट गेस कर पा रहे हो जो अभी तक पढ़े हैं आप लोग? ट्राई टू मेक इट। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्जियन एक तरह से पूछ रहा है। सो क्या ये भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट होता है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है? अच्छा, टेल मी, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर? जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशंस में गड़बड़ हो, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में दिक्कत हो, तो कौन फाइनल अथॉरिटी है? इट इज सुप्रीम कोर्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग नाउ। सो राइट आंसर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो इसके लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू स्टडी अबाउट दिस चैप्टर, बट यू शुड मेक एन इंटेलिजेंट गेस एज वेल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. The question is, the ideal of the welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its the preamble, directive principles of state's policy, fundamental rights and 7th schedule. Somebody think कि अभी fundamental rights DPSP तो पढ़ा ही नहीं, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? Dear friends, only what I said, that you be confident, okay, and trust on your confidence level कि हम solve कर सकते हैं. Okay, मैंने क्या बोला? जो भी हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे बन जाएगा, प्रोवाइडेड जो पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी दैट क्वेश्चन इज आस्किंग कि वेलफेयर स्टेट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में वेलफेयर स्टेट्स का प्रोविजन या वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्टिव किस पार्ट में इंश्राइन किया गया है? ओके, स्टेट तो याद है 5 कंपोनेंट्स, और उसमें वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, तो क्या ये प्रीएम्बल में मेंशन है? क्या प्रीएम्बल इस तरह की स्टेट के काम एम करता है? याद कीजिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल? प्रीएम्बल में ऐसा क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, वेलफेयर है क्या? है नो। सो दिस इज द नॉट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स में बताया होगा। यस, इट एक्चुअली एम्स फॉर वेलफेयर स्टेट, नॉट पुलिस स्टेट की बात करता है क्या? नहीं। सो ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है। फंडामेंटल राइट, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। 7th शेड्यूल क्या है? देखिए कैसे आपको कंफ्यूज कराता है। 7th शेड्यूल बेसिकली टॉक्स अबाउट लिस्ट सिस्टम। What is list? State यूनियन लिस्ट, स्टेट कंकरेंट लिस्ट का तो कोई ऑब्जेक्ट रिलेवेंस ही नहीं है। सो इस तरह से आप ऑप्शन को खोजेंगे अप्लाई कर अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट इज आस्क्ड इन 2015। ओके, डरने वाली बात है क्या? नहीं, पढ़ने वाली बात है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम के गवर्नमेंट है। ऑफ कोर्स है, मैंने गवर्नमेंट में बताया, थोड़ा बहुत ही बताया, लेकिन कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं?
प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम। और कहाँ बताया है? इन द ट्रिनिटी ऑफ स्टेट का याद करिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के कॉन्सेप्ट में बताया था और कुछ रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट में बताया था। ओके, ऑन दैट बेसिस लेट्स सी कि कितने लोग इंटेलिजेंट गेस कर पाते हैं। Those who can solve it, please make in the comment. So now let's see. Question is asking, अब ऑप्शन चेक करते हैं। लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, क्या ये रीजन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का? पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। सो इसमें से एक चीज बताइए, देखिए क्वेश्चन कितना इंटेलिजेंट फ्रेम किए जाते हैं। सारे ऑप्शन सही हैं। ओके, अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहा है, सबको पता है। तो यहां लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये भी ऑप्शन सही है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ये भी सही, आर्टिकल 368। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, यस क्योंकि राज्यसभा परमानेंट चेंबर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि अब आपका लेवल 2 लेवल 3 प्रिपरेशन काम आएगा कि आपने किस लेवल की तैयारी की है, सही से पढ़ा है कि नहीं। सो फ्रेंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो उसके लिए एक आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आर्टिकल 74 एंड 75, यही इसका बेस है। सो मैंने आई थिंक रेफर किया होगा दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, द प्रिंसिपल इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू वेयर इट इज लोकसभा ओनली। सो नाउ दिस इज द मोस्ट पर्टिकुलर आंसर। तो इन्हीं सब चीजों को आपको सीखना है ओके, जब भी आप पॉलिटी पढ़ें एकदम एग्जैक्टनेस चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज डी। सारे ऑप्शन सही हैं ओके, आप सारे में कंफ्यूज करोगे, बट व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट थिंग, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली, दैट इज आर्टिकल 74 ओके एंड आर्टिकल 75 ओके। 74 talks about there shall be council of minister and 75 talks about that council of ministers are collectively responsible to Lok Sabha only. Now let's move to next question. The fundamental objective of the PRI system is to ensure which of the following, मतलब पंचायती राज सिस्टम है, आपने को पता है 30 ईयर सिस्टम है, रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो PSC 2015 में पूछा हुआ है। फर्स्ट, द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, सेकेंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, थर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फोर्थ फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो जो लोग पढ़े होंगे, पढ़ने के बाद भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे जब तक नहीं आप अपने दिमाग को अप्लाई करोगे। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ऑब्जेक्टिव क्या था, याद करिए। सैलेंट फीचर्स में थोड़ा बहुत बताया था 3 टियर स्ट्रक्चर में कि क्या था कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लाना, ठीक है, डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनाना। पार्टिसिपेटिव का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेवलपमेंट प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी मैंने काफी डिटेल्स में बताया है ओके, गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, डिसीजन मेकिंग के फॉर्मेट में, इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में। तो दैट इज द थिंग्स स्टूडेंट दैट यूपीएससी में सारा चीज का टेस्टिंग होगा। अब देखिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, यस दिस इज द राइट आंसर, वन ऑफ द आंसर सही है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, क्या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ऐसा कुछ है क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में? नहीं, एक्चुअली इसको नहीं इंश्योर करा, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, क्या लोअर लेवल के गवर्नमेंट को पावर दिया गया? यस, ग्राम पंचायत को पावर दिया गया है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, नहीं, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए फाइनेंस कमीशन को दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो वो स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। सो कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। अब यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करना है, कैसे? जैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि लेट्स से पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी अभी आप कंफ्यूज हैं बट फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं है, तो 4 जहां जहां है काट दीजिए, 2 ऑप्शन गया। अब 1 2 3 या 1 3, विच इज द राइट आंसर? 1 and 3 जिसमें आपको कॉन्फिडेंट है, तो दिस इज द वन। अब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ये तो आपको जानना चाहिए बेसिकली, सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब क्या है? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट एंड अप्लाई इट वेरी एक्यूटली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not a feature of Indian federalism? Indian federalism का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा है पॉलिटी से ओके। क्या there is an independent judiciary in India? Powers have been clearly divided between center and states. The federating units have been given unequal representations in the Rajya Sabha, और it is the result of an arrangement among the federating units. अब देखिए, पूरा फेडरलिज्म जो चैप्टर है आपका ऑप्शंस में घूम रहा है कि नहीं? ओके, तो जो लोग कर सकते हैं दे कैन सॉल्व इट, बट कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे आप?
इंडियन फेडरलिज्म की बात कर रहा है। ओके, उतना टाइम भी नहीं है आपको दोस्त, आपको मतलब 30 सेकंड में सॉल्व करना है। तो फेडरलिज्म दोस्तों याद कीजिए, फेडरलिज्म जब फीचर्स में बता रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बताया था कि क्या क्या फीचर्स होते हैं इंडियन फेडरलिज्म के। जनरल फीचर्स DD, WRS, IB। ओके, इसलिए नॉलेज को जो पढ़े आप कॉन्क्रेटाइज करें। सब देखिए, आई क्या था यहाँ पर, इंटीग्रेटेड था कि इंडिपेंडेंट था? इंटीग्रेटेड यदि होगा तो वो यूनिटरी फीचर हो जाएगा, मैंने बताया था इस पॉइंट को। तो यहाँ इंडिपेंडेंट है होता है, बाकी ये सब चीजें मिलेंगे तो आप तो कर ही दोगे। तो देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ठीक है, ये तो सही स्टेटमेंट है। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, क्लियर सही स्टेटमेंट है। फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, यस राज्यसभा में पॉपुलेशन के बेसिस पे है, सो ये भी सही स्टेटमेंट है। सो सारे हर अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। इट इज रिजल्ट ऑफ एन अरेंजमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट। एक्चुअली ये जब फेडरेशन बना, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फेडरेशन दो तरीके से बनता है, एक बाय द इंटीग्रेशन प्रोसेस, एक बाय डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। और आर्टिकल 1 में इंडिया को कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज भारत यूनियन। सो जो यूनियन है, फेडरेशन टर्म्स का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब किसी भी स्टेट्स को राइट टू सेसेशन है क्या, नहीं है। और इंडियन जो यूनियन है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट भी अरेंजमेंट से नहीं बना है, क्लियर। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज रिजल्ट ऑफ एन अरेंजमेंट, नहीं ये रिजल्ट ऑफ अरेंजमेंट तो नहीं है, तो यहाँ नॉट सी चूज करना है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, आंसर इज डी, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स 2017 में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके, जो स्पेशली जो चैप्टर अभी तक पढ़ा है उसी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी इट। द क्वेश्चन इज, इन इंडिया द जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाई, जुडिशियल रिव्यू याद है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत बताया था, देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। द जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने, प्रोनाउंस करने के लिए जो पावर है, वही जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग है। सेकंड, द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन टू द विजडम ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब उसके क्या रीजन है, क्या रैशनल है, इस पे ये क्वेश्चन चेक करने का पावर है क्या। द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जो भी लेजिस्लेचर लॉ बनता है बिल, उसमें प्रेसिडेंट का इनेक्ट साइन होता है। सो इस रिव्यू करना कि जो भी इनेक्टमेंट हो प्रेसिडेंट के पास जब जाएगा तो उसको प्रेसिडेंट असेंट करेगा कि नहीं, उसका पावर। एंड द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट गिवन अर्लियर इन द सिमिलर और द डिफरेंट केसेस, अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने का पावर। सो एग्जैक्ट मीनिंग जुडिशियल रिव्यू का क्या है, मैंने कुछ कॉन्क्रीट टर्म्स बताया था, क्या था जुडिशियल रिव्यू। इट इज द पावर ऑफ जुडिशरी टू व्हाट, इवेलुएट, टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ व्हाट, लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट मतलब लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, यही दो टर्म यूज किया था, क्लियर है क्या ये। यस, इट इज द पावर, इट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट। क्या वो विजडम चेक करेगा, नहीं विजडम क्यों चेक करेगा, बिकॉज द लेजिस्लेटिव जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन किसको दिया गया, इट इज द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट जो डिवीजन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो डिवीजन ऑफ पावर पे बेस्ड है, उसमें जो लेजिस्लेटिव आर्म है उसका प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट लॉ अपने विजडम के हिसाब से बनाएगा, उसको जुडिशरी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अब जब लॉ बना दिया जाता है तब यदि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, टर्म यूज किया था अल्ट्रा वायर्स, याद है, तब जुडिशरी उसको क्या करेगा, नल एंड वॉइड, ठीक है, पहले नहीं बोलेगा कि किस पे तुम बना सकते हो। इट इज फ्री एंड इट इज ओनली द पार्लियामेंट जिसको टाइटल किया गया, ऑथराइज किया गया है कि टू मेक द लॉ फॉर द सोसाइटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं बाद में चेक होगा थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्लियर। सो आई होप this is the depth of the question that asked by the UPSC. You prepare and you should be very smart while preparing, okay. And now let's take the next question. Now question is that in the context of Indian history, the principles of diarchy refers to, diarchy का क्या meaning था, okay, Indian history के context में है, a division of central legislature into the two houses, introductions of the double government, that is central and state government, having two sets of the rulers, one in the London and another in the Delhi, and the division of subjects delegated to the provinces into the two categories, okay. दोस्तों ये यूपीएससी एक इंटेलिजेंट बॉडी है, ओके, आप जितना सोचोगे कि अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा आंसर,
देन हमेशा 100% चांसेस होते हैं कि यू विल डू द रॉन्ग. ओके, सो यू ब्रॉट अप द कॉन्फिडेंस कि हम सॉल्व करना है एंड कॉन्क्रीटाइज करना है चीजों को समझने में. डायआरकी जब भी बोले आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए, याद करिए 1919 एक्ट. ठीक है, डायआरकी का टर्म्स याद कीजिए, क्या किया गया था. स्टेट लिस्ट था, स्टेट लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को कौन एडमिनिस्टर करेगा, गवर्नर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पॉपुलर मिनिस्टर जिसको उस समय बोलते थे. और रिजर्व सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट होते थे उसके लिए कौन होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स. और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था. और द पॉपुलर मिनिस्टर्स, मिनिस्टर है तो अकाउंटेबल होगा. तो बेसिकली लिस्ट जो स्टेट लिस्ट था उसका डिवीजन था. और ये 2 तरह के रूलर्स थे, एक पॉपुलर मिनिस्टर और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर. तो ये कॉन्क्रीटाइज होगा तो तुरंत आपके ऑप्शंस यहाँ से निकल जाएंगे. और बाकी ये सब तो ब्लफ किया हुआ है. डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, ये तो बाइकैमरलिज्म का फीचर्स है. ठीक है ना. इंट्रोडक्शंस ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये तो फीचर्स ऑफ वो फेडरलिज्म है. ओके, द हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर, वन इन द लंदन एंड अनदर इन दिल्ली. मतलब जो कंफ्यूज करना चाहते हैं और कंफ्यूज करते रहिए. Division of the subjects delegated to provinces to the 2 categories. Yes, this is the right answer. So option D is the right answer. I hope you are getting the theme of the level of understanding. Okay, now let's take the next question. Now the next question is, the mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? So the mind of the makers of the constitutions, इनमें से किसमें से it is reflected? First, it is the preamble. Second, the fundamental rights. Third, directive principles of state policy. Fourth, fundamental duties. Anybody can solve it. अभी तक जो भी पढ़ा है, take some time. Okay, 30 seconds you take. Recall कीजिए, आंख बंद कीजिए. Try to solve it. Okay, and those who have able to solve it, make comment. Okay, solve it. So now let's see. Preamble. Okay, fundamental rights. ऐसा कुछ बात करता है क्या? Directive principle of state policy, fundamental duties. ये duties तो moral obligations to the people है. Okay. Second thing, the directive principles of states policy. ये क्या करता है? These are instructions to the states. Okay, कुछ काम करना है. Fundamental rights, these are the justice की बात करता है. Okay, political justice की बात करता है. Political democracy की बात करता है. Okay, states के ऊपर में कुछ restrictions है and citizens के कुछ claims है, इसकी बात करता है fundamental rights. बट प्रियम्बल की बात करते हैं. प्रियम्बल क्या है? कुछ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया. सो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. ओके, माइंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, ये भी बताता है. ओके, सो यू कैन कॉल इट, यहां से इंटेलिजेंट गेस किया जा सकता था कि इट इज द प्रियम्बल. सो राइट आंसर इज ए. ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज द ए, दैट इज प्रियम्बल. सो इस तरह से आपको सोचना है. दैट इज माइंड ऑफ द मेकर्स. ओके, कहां पर बताया गया? ड्यूटीज में बताया गया है क्या? नहीं, ड्यूटीज तो ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स के, इस तरह होना चाहिए. डीपीएसपी एक वेलफेयर स्टेट की कामना करता है आगे चल के. इवन डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब जो पीपल आगे समझेंगे. पॉलिटिकल फोर्सेस किसको दिया गया? सिविल को, सिविक पॉपुलर सोवरेनिटी. ओके, फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है. सो राइट आंसर इज द प्रियम्बल. ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज. ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों. सो अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज सही चीज आपको चूज करना है. सो अभी तक बताइए, फंडामेंटल ड्यूटी तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा पढ़ा था. क्या पॉइंट्स मैंने बताया था? 1-2 पॉइंट बताया था. दैट इट इज नॉन जस्टिसिएबल. क्लियर? नॉन जस्टिसिएबल बताया था. नॉन जस्टिसिएबल का क्या मीनिंग होता है? इट इज डायरेक्टली नॉट इन्फोर्स्ड. क्लियर? अब उसी बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्या ये बनता है क्या? सो ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज एंड दे आर को रिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज. लीगल ड्यूटीज का मतलब इसका लॉफुल ड्यूटीज. सो कैन यू सॉल्व एनीवन? जो सॉल्व कर सकते हैं, द एक्सेलेंसी विल गिव ए रेड हार्ट टू यू. ओके, सो नाउ लेट्स सी इट. दैट पूछ रहा है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी के रिस्पेक्ट में सही स्टेटमेंट कौन सा है. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज में यही पढ़ा है कि 11 ड्यूटीज होती है. सोरेन सिंह कमेटी के बेसिस पे 1976 में इसको ऐड किया गया था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और ये नॉन जस्टिसिएबल है. क्लियर? अब ये देखिए, लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज
क्या एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस बनाया गया है क्या? नहीं। क्यों? ये नॉन जस्टिसिएबल है। ओके, इसका मतलब बाउंड नहीं है। तो प्रोसेस दे देगा तो बाउंड हो जाएगा। क्लियर? सो इट इज नॉट द राइट आंसर। दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। लीगल ड्यूटीज का मतलब जिसके ऊपर क्लेम कर सकते हो लॉ के थ्रू। तो ये कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज है क्या? नॉन जस्टिसिएबल है ना। मतलब इन केस ऑफ द वायलेशन भी डायरेक्टली इन्फोर्स किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। सो इसी से दोनों बेसिकली स्टेटमेंट है। सो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रहिए आप। सो व्हाट इज द राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर। तो यूपीएससी में नाइदर 1 नाइदर 2 भी होता है ऑप्शन बच्चे, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, सो डू नॉट कंफ्यूज। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द मोस्ट डेयरिंग क्वेश्चन इज which one of the following reflects that is the most appropriate relationship between law and liberty? लॉ और लिबर्टी के बीच में सबसे बेहतर रिलेशनशिप कौन बता रहा है? ये ऑप्शन है दोस्तों। यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिबर्टी तो पढ़ लिया आपने, अब देखते हैं कि आपका माइंड कहां तक सपोर्ट करता है। ओके, फर्स्ट इज इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। यदि कहीं ज्यादा लॉज हैं तो वहां पर कम लिबर्टी होगी। इफ देयर इज नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। If there is liberty, laws have to be made by the people. Or if laws are changed too often, liberty is in danger. Solve it. Okay, take 15 seconds and solve it, क्योंकि इससे ज्यादा तो हॉल में टाइम नहीं होगा आपके पास। Okay, revisit the concept, concretize करिए कि लिबर्टी क्या था, क्योंकि एग्जाम हॉल पे आपको इस तरह से ज्योग्राफी भी सॉल्व करनी है, हिस्ट्री भी सॉल्व करनी है, पॉलिटी भी सॉल्व करनी है। ओके, सो लिबर्टी तुरंत चमकाना, या लॉ लिबर्टी माइट कंफ्यूज यू। ओके, शांत कीजिए दिमाग को और 2 पॉइंट याद कीजिए। क्या था लिबर्टी? लिबर्टी क्या था? इट इज एब्सेंस ऑफ, दैट इज रिस्ट्रेंट ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन, मतलब अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। सेकंड क्या था? अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। ये दोनों ही कंडीशंस होगा, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस को। इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। जहां पर ज्यादा लॉज क्या होता है? एक तरह से क्या कर सकते हैं कि बंधन है कि नहीं, रेस्ट्रिक्शंस है। ज्यादा लॉ हो तो वहां पर लेस लिबर्टी होगा, कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, इसको लेके चलते हैं। सेकंड चेक करते हैं, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, मतलब लॉ ही नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, तो कुछ लिबर्टी नहीं है, तो एब्सर्ड स्टेटमेंट हो गया ना। इफ देयर इज लिबर्टी मतलब पूरा छूट है, किसका? रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी है। लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वगैरह की बात कर दिया। ठीक है, आप गेस कर पा रहे हैं तो ओके, अदरवाइज यू विल बी इन द ट्रैप ऑफ दिस थिंकिंग प्रोसेस एट द एग्जामिनेशन हॉल। नाउ लेट्स टेक, इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन, हमेशा लॉ चेंज होते रहता है, लिबर्टी इन द डेंजर, तो लिबर्टी के खतरे में पड़ सकता है। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा तो संभव है, मतलब फिलोसॉफिकल बातें करेंगे तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। यदि लॉ हमेशा चेंज हो रहा है, कभी कुछ तो तुम्हारे पास अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन तो है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। सो ये थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, लेकिन पॉलिटी में क्रिस्टलाइज, पॉलिटी लाइक फिजिक्स। ओके, तो ये ज्यादा सेटिस्फाइंग है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो you can recrystallize the things. Now let's take the next question. Question is economically the result of the British rule in India during the 19th century. So 19th century में जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उसका क्या रिजल्ट है? Increase in the export of Indian handicrafts, growth in the number of India owned factories, commercialization of Indian agriculture, rapid increase in urban populations. So in 19th century you are getting 1801 से लेके 1899, इसको हम लोग 19th century बोलते हैं। फ्रेंड्स पता है ना, 21st century का मतलब क्या होता है? 2099 से लेके 2099, 2001 से लेके 2099, जो एक पहले का सदी होता है। सो 19th century, इस पीरियड में क्या ब्रिटिशर्स का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था और सारे रेगुलेटिंग सारे लॉज पढ़ चुके हैं हम लोग, 73 टू लेके दैट इज 1833 देन ऑल। सो इस पीरियड में तो यस, वर्ल्ड सिपाही म्यूटिनी भी हो गया था। सो दिस इज द कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया था। सो इस पूरे ब्रिटिश के टाइम में इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा? पहला, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ऐसा था क्या? हैंडीक्राफ्ट का बहुत डेवलपमेंट हुआ था? नो। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडिया ऑन फैक्ट्री, नहीं, ब्रिटिशर्स यहाँ पर हेवी इंडस्ट्री ये सारी चीजें तो डेवलप नहीं करना चाहते थे। इनका क्या था? दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादाभाई नौरोजी, यू विल स्टडी दैट दादाभाई नौरोजी हैज गिवन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, सो कौन दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, आरसी दत्त, दादाभाई नौरोजी, ये सब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिए थे। सो क्या ग्रोथ ऑफ नंबर इन इंडियन नॉन फैक्ट्री? नहीं,
Then commercialization of that Indian agriculture. Yes, commercialization हुआ था. How? That is जो सिस्टम था, पहले क्या सिस्टम था, दैट पीजेंट्स था, उसके बाद जमींदारी सिस्टम, रियोटवारी, महलवारी, दिस इज दैट ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. और परमानेंट सेटलमेंट के बाद उन्होंने इंटरमीडिएट क्लास किसको बनाया, जमींदार क्लास को. सो जमींदार क्लास होने के बाद क्या होता था, और वहां पर किस प्रिंसिपल पे काम करते थे, दैट इज कॉल्ड सनसेट क्लॉज. सनसेट क्लॉज का मतलब एक क्लॉज था कि इतना तारीख को आपको इतना द टैक्स पे करना है, अदरवाइज उस डेट को हम मिस करते हैं तो आपका जमींदारी छीन के किसी दूसरे को दिया जाता था. साइमल्टेनियसली जो जमींदार क्लास ग्रेजुअली एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की ओर बढ़ते चले गए. ओके, मतलब ये दैट एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म मतलब वो रहते नहीं थे फील्ड्स पे, दे आर लीडिंग द लग्जरी लाइफ और अपना अपॉइंट करते रहते थे. सो ग्रेजुअली जो पीजेंट्स अल्टीमेटली उसके ऑनर थे, दे बिकम्स द सब्जेक्ट टू दिस जमींदार द विशेस एंड विल्स एंड फैंसी. तो इस तरह से जो इंडियन एग्रीकल्चर था, इंडियन लैंड्स थे, वो कमर्शियलाइज होते चले गए, मॉर्गेज होते चले गए. सो दिस इज द थिंग डन बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द 19th century, and this is the economic impact, that is commercialization of Indian agriculture. Okay, so rapid increase in the urban population, ये तो खैर illogical statement है. So this is the right answer. Answer is the C. Okay. So friend, this is the revision class. We are trying that जब भी हम लोग कुछ chapters पढ़ लेंगे, then we will conduct a revision sessions, and generally we will take the previous year questions and same level of questions in the model papers as well. So it will try to build up and cultivate that level of the skill that basically required when you study. ये approach provide करेगा कि that how you read this textbook. This textbook is very potential, provided आप इसको एक बार 10 बार तक पढ़ें. Okay, because every time when you read and जब भी आप क्वेश्चन से आप लिंक करेंगे, then you will find the solution is there. Okay, but only thing that कितने आप आसानी से उस solution को वहां से dig out करते हैं. Okay, and rest of the concept we will take up in the class. So in the next class we will meet with the new concept, that is the next chapter. So this is all about the today's sessions. So that I hope the things should be beneficial to you. So you at the last that you stay safe, stay healthy, and keep reading, keep revising the things, crystallize करें, make some brief notes. So see you in the next video. So take care, bye bye, have a nice day.